हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है अगले लेक्चर के बारे में, जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है फुफ्फुस आयतन तथा फुफ्फुस क्षमता। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? फुफ्फुस आयतन तथा फुफ्फुस क्षमता। एक सेकंड दीजिए, हम बगल वाले रूम का फ़ैन ऑफ करके आते हैं क्योंकि उसका आवाज़ आ रहा है किड़किड़ किड़किड़, ठीक है। तो चलिए फ़ैन ऑफ करके आ गए। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं। फुफ्फुस आयतन तथा फुफ्फुस क्षमता के बारे में। किसके बारे में? फुफ्फुस आयतन तथा फुफ्फुस क्षमता के बारे में। तो एक सेकेंड, फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा। और आयतन मतलब क्या होता है? जैसे पूछेगा इस घर का आयतन, या एक टंकी का आयतन, या एक ग्लास का आयतन, तो उस ग्लास में जितना पानी अट सकता है उस पूरे पानी को क्या बोलेंगे? ग्लास का आयतन। क्या बोलेंगे? ग्लास का आयतन, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है फुफ्फुस का आयतन मतलब फेफड़ा का आयतन। तो फेफड़ा का आयतन क्या कहलाएगा? जितना वायु फेफड़ा के अंदर रख सकते हैं। एक फेफड़ा है, इस प्रकार से दो फेफड़ा है, और उन दोनों फेफड़ा में जितना वायु को रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फेफड़ा का आयतन। क्या कहलाता है वो? फेफड़ा का आयतन। अब जानेंगे इसी में चार प्रकार के अलग अलग प्रकार के आयतन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दे कि उस आयतन को मापा किससे जाता है? श्वसन गतिविधियों का आकलन किससे किया जाता है? एक यंत्र होता है, उसका नाम है स्पायरोमीटर। यंत्र का नाम क्या है? स्पायरोमीटर। उसी के द्वारा फेफड़े के आयतन को मापा जाता है, फेफड़े के वायु को मापा जाता है। ओके, तो आगे आइए अलग अलग प्रकार के आयतन के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले आयतन का नाम है ज्वारीय आयतन। कैसा आयतन? ज्वारीय आयतन। यहाँ कुछ नहीं, ये सब चारों आयतन कुछ नहीं, आराम से समझ में आएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखे हैं हम, कोई भी किताब का लाइन कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। ये मेरा तरीका, ये मेरा, बोल दीजिए क्या, मेरा डिफिनेशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ज्वारीय आयतन। कौन सा आयतन है? ज्वारीय आयतन। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीवी। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टीवी। टी का मतलब टाइडल और वी का मतलब वॉल्यूम। टी का मतलब टाइडल और वी का मतलब वॉल्यूम। मतलब टाइडल वॉल्यूम को ही बोलते हैं ज्वारीय आयतन। क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन। इसको टीवी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? टीवी से। तो ये भी देता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो भूलिएगा नहीं, इसको भी याद कर लेना है। तो टीवी होता क्या है? सामान्य श्वसन में या सामान्य श्वसन के समय जितना वायु फेफड़े के अंदर लेते हैं या जितना वायु का प्रयोग करते हैं सामान्य श्वसन में। कैसा श्वसन में? सामान्य श्वसन में। जैसे आप अभी की इस अवस्था में, सामान्य अवस्था में दौड़ तो नहीं रहे होंगे, पढ़ रहे हैं तो बैठे ही होंगे, या टेबल पे बैठे होंगे, या बेड पे बैठे होंगे, ठीक है ना, या भुइयाँ में बैठे होंगे, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब आप अभी सामान्य अवस्था में हैं। जैसे हम भी अभी पढ़ा रहे हैं तो सामान्य अवस्था में ही हैं, ठीक है ना। तो सामान्य अवस्था के दौरान जितना श्वास अंदर ले रहे, जितना श्वास बाहर छोड़ रहे, वही कहलाता है ज्वारीय आयतन। क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन, ठीक है। तो ज्वारीय आयतन का मतलब कुछ नहीं होता है, सामान्य श्वसन के समय जितना वायु का प्रयोग होता है ना, जो मात्रा का वायु का प्रयोग होता है किस समय? सामान्य अवस्था में श्वास लेते समय तथा श्वास छोड़ते समय, उसी वायु के आयतन को क्या बोला जाता है? ज्वारीय आयतन। क्या बोला जाता है? ज्वारीय आयतन, ठीक है। और इसी को टीबी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? टीबी से। तो चलिए, एक मशीन है जिसका नाम है स्पायरोमीटर। मशीन का नाम क्या है? स्पायरोमीटर। उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है और उससे क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। तो सामान्य अवस्था में जब श्वास लेते हैं तो उसको स्पायरोमीटर से मापा तो पता चला कि 500 ml हुआ। कितना ml हुआ? 500 ml। और जब छोड़ा तो फिर भी पता चला कि कितना ml हुआ? 500 ml। तो टीबी मतलब ज्वारीय आयतन, और ज्वारीय का आयतन कितना होता है? 500 ml। कितना होता है? 500 ml। और ये कहाँ से आया? किससे पता चला 500 ml? स्पायरोमीटर यंत्र से। किससे पता चला? स्पायरोमीटर यंत्र से, ठीक है। तो अब क्या हुआ? तो श्वास जितना लिए वो भी मपा गया स्पायरोमीटर से 500 ml। श्वास जितना छोड़े वो भी मपा गया कितना? 500 ml। इसका मतलब क्या हुआ? टीबी का मतलब जो भी, टीबी आई का मतलब, टीबी मतलब तो ज्वारीय आयतन हो गया, और आई का मतलब इंस्पायरेटरी, अंतर श्वसन। तो श्वास को जितना सामान्य अवस्था में अंतर लेते हैं, अंदर लेते हैं 500 ml, जितना छोड़ते हैं
एक्सपायरेशन तो 500 ml, इसका मतलब टीबी कितना होगा, 500 ml होगा। और टीबी होता क्या है, सामान्य अवस्था में जितना वायु की मात्रा हम अपने श्वास के समय यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं टीबी, यानी कि ज्वारीय आयतन, यानी कि टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए आगे क्या कहता है। एक व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वास लेता है। एक व्यक्ति 1 मिनट में, प्रत्येक 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन लेता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया, जब एक बार श्वास लेंगे तो कितना ml वायु जाएगा, 500 ml। कितना जाएगा, 500 ml, ये जरूर याद करना है। एक बार जब श्वास लेंगे तो कितना ml लेंगे, 500 ml। ठीक है, तो एक व्यक्ति 12 से 16 बार श्वसन करता है कितने देरी में, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना बार करता है, 12 से 16 बार। तो पूछा क्या जा रहा है, फुफ्फुस का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, फुफ्फुस का आयतन। तो कैसे निकलेगा बताते हैं। तो 12 से 16 बार कर रहा है 1 मिनट में, कितना मिनट में, 1 मिनट में। और चूंकि हमको पता है कि एक बार में कितना ml का प्रयोग होता है, 500 ml का। कितना ml का, 500 ml का। और हमको निकालना है कितने बार का, 12 से 16 बार का। कितने बार का, 12 से 16 बार का। अगर 12 बार का निकाले, कितने बार का, 12 बार का, तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 500 बराबर 12 बचे 60, 6000 ml हो जाएगा। अगर 16 का निकाले तो 16 गुना 500 बराबर 16 बचे 80, 8000 ml हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में, 1 मिनट में, इसीलिए 1 मिनट में, 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन करता है तो कितना उसका आयतन होगा, 6000 से 8000। कितना होगा, 1 मिनट में 6000 से 8000 ml होगा। फुफ्फुस का आयतन कितना होगा, 1 मिनट में 6000 से 8000 ml। कितना होगा, 6000 से 8000 ml। कैसे हुआ, एक बार में हम लोग 12 से 16 बार श्वसन करते हैं, और एक बार करते हैं तो उसमें 500 ml यूज करते हैं। कितना ml, 500 ml। तो 12 बार करेंगे तो कितना ml, गुना कर देंगे, 12 पच्चीस 60, 6000 ml। 16 बार करेंगे तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 16 गुना 500 बराबर 8000 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में फुफ्फुस का आयतन कितना निकलेगा, 6000 से 8000 ml। 6000 से 8000 ml, और ये सामान्य अवस्था का है, स्वास्थ्य मनुष्य का है। ठीक है, आगे दूसरा आयतन देखिए, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। कौन सा आयतन, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। तो इसमें तो आ रहा है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वास को अंदर लेना, श्वास को अंदर लेना। और ये सुरक्षित आयतन क्या होता है, देखिए आगे, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं IRV। IRV, आई से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम रिजर्व कर सकते हैं। यानी कि TBI के बाद, TBI के बाद का मतलब, TBI मतलब जितना श्वास लिए, सामान्य अवस्था में जितना श्वास लिए, 500 ml ले लिए। ठीक है, देखिए सामान्य अवस्था में 500 ml ले लिए। ठीक है, अब जितना श्वास बलपूर्वक और ले सकते हैं, जितना श्वास और बलपूर्वक ले सकते हैं, जैसे देखिए सामान्य अवस्था में लीजिए पहले श्वास, हो गया। अब जितना श्वास ले सकते हैं बलपूर्वक, पूरा एकदम जितना लिए, उसके बाद वाले को क्या कहते हैं, IRV। उसके बाद वाले को क्या कहते हैं, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब उसको मापा गया तो कितना आया, 2500 से 3000 ml। कितना आया, 2500 से 3000 ml। ठीक है, या 2.5 लीटर से 3 लीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अंतः सुरक्षित आयतन क्या है, एक बार जब सामान्य अवस्था ले लिए उसको नहीं गिनती करना है। उसके बाद, किसके बाद, TBI के बाद जितना श्वास बलपूर्वक ले सकते हैं, उसी बलपूर्वक से लिया गया श्वास को जब मापेंगे तो इतना आता है 2500 से 3000 ml। और इसी को बोल दिया जाता है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। कौन सा आयतन, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, शॉर्ट फॉर्म में IRV। ओके, अब अगला देखिए, अगला है निः श्वसन सुरक्षित आयतन। कैसा श्वसन सुरक्षित आयतन, निः श्वसन। तो निः श्वसन का मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को बाहर छोड़ना, निः श्वसन। फिर से वही बात, सुरक्षित आयतन है। तो TBE का मतलब क्या हुआ,
टीबी मतलब सामान्य अवस्था में जितना ई कर देते हैं, निःशोषण कर देते हैं, एक्सपायरेशन कर देते हैं। तो सामान्य अवस्था में जितना हम एक्सपायर कर देते हैं मतलब टीबी ई कितना एक्सपायर करते हैं, टीबी ई 500 ml तो निकालते हैं, 500 ml लेते हैं, 500 ml निकालते हैं, ठीक है। तो 500 ml निकालने के बाद जब सामान्य अवस्था में 500 ml श्वास बाहर निकाल दिए, उसके बाद जितना बलपूर्वक और श्वास निकाल सकते हैं, जितना बलपूर्वक और श्वास निकाल सकते हैं उसी को बोलते हैं IRV, निःशोषण सुरक्षित आयतन। जैसे सामान्य अवस्था में जितना श्वास हम छोड़ सकते, देखिए छोड़े, सामान्य अवस्था में छोड़ दिए और इसको अब छोड़िए दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, इसको गिनती नहीं करना है। अब क्या आगे देखिए, निःशोषण सुरक्षित आयतन क्या होता है, जितना श्वसन बलपूर्वक और छोड़ सकते हैं ऐसा करके, ठीक है ना, ऐसे नहीं, जितना श्वास बलपूर्वक और छोड़ सकते हैं। पहले सामान्य अवस्था में छोड़िए पूरा, जितना बलपूर्वक से सांस छोड़ सकते हैं वही को मापेंगे जब स्पायरोमीटर से, तो कितना आता है 1000 से 1100 ml। कितना आता है 1000 से 1100 ml, और इसी को बोला जाता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। श्वास को बाहर निकालना बलपूर्वक, कैसे बलपूर्वक, जितना मात्रा में निकालते हैं उसी को, और इसको जब मशीन में मापते हैं तो ये इतना आता है, इसको याद कर लेना 1000 से 1100 ml। अगला लास्ट आयतन बचा हुआ है, चौथा आयतन अवशिष्ट आयतन। कैसा आयतन, अवशिष्ट आयतन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। कैसा वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको शॉर्ट फॉर्म में RV भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RV, R से रेजिडुअल, V से वॉल्यूम, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये अब अवशिष्ट आयतन क्या है, ERV के बाद, किसके बाद, ERV के बाद, ERV के बाद कहने का मतलब जितना श्वास हमने सामान्य अवस्था में छोड़ा और जितना श्वास हमने बलपूर्वक लगा करके छोड़ा, जब ये दोनों श्वास छोड़ देते हैं उसी को बोलते हैं ERV। क्या बोलते हैं, ERV। तो जब ERV कर दिए मतलब सामान्य श्वास भी छोड़ दिए और पूरा बल लगा के भी छोड़ दिए, दोनों श्वास छोड़ दिए, फिर भी हमारे फेफड़ा में कुछ मात्रा में वायु बच जाता है, कुछ मात्रा में वायु बच जाता है, वो कोई कीमत पे नहीं निकल सकता। आपको जितना बल लगाना है लगा दीजिए, वो फेफड़ा में बचा ही रहेगा, वो मरते वक्त ही खाली होगा, ठीक है ना। और ये कब इसमें भरा था, जब बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम इसमें फेफड़ा में भरा था और वो कभी नहीं निकलता फिर। तो क्या इसका मतलब हुआ, रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, ERV के बाद, ERV के बाद सामान्य श्वास छोड़ दिए, फिर बलपूर्वक श्वास छोड़ दिए पूरा, अब भी फेफड़ा में जो बचा हुआ है, जो भी शेष मात्रा में फेफड़ा में बचा हुआ है, उस बचे हुए आयतन को बोलते हैं अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट का मतलब ही होता है शेष बचा हुआ। कैसा बचा हुआ, शेष बचा हुआ। तो श्वास छोड़ दिए और बलपूर्वक भी छोड़ दीजिए, फिर भी जो नहीं निकल रहा है, जो बचा हुआ है, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट आयतन, और इसको बोला जाता है RV। और ये RV को जब किससे मापते हैं, बचे हुए आयतन को स्पायरोमीटर से देखते हैं, तो नहीं, जब पता करते हैं कि कितना होता है RV स्पायरोमीटर, तो ये पता चलता है 1100 से 1200 ml। कितना होता है, 1100 से 1200 ml। अब क्या जानेंगे आगे, फुफ्फुस क्षमता के बारे में। किसके बारे में, फुफ्फुस क्षमता के बारे में। अभी हमने फुफ्फुस आयतन के बारे में बताया, उसके बाद बताएंगे फुफ्फुस क्षमता के बारे में। तो पहले इसको थोड़ा सा वर्बली रिवीजन कर लीजिए। कितना आयतन था, 4 आयतन। एक है ज्वारीय आयतन, और एक है अंतः सुरक्षित आयतन, एक है निःशोषण सुरक्षित आयतन, और एक है लास्ट वाला कौन है, अवशिष्ट आयतन। तो सबसे पहले ज्वारीय आयतन क्या है, सामान्य अवस्था में जितना श्वास का प्रयोग करते हैं, श्वास ले रहे श्वास छोड़ रहे, ये क्या हो जाएगा ज्वारीय आयतन, यानी कि कितना होता है ये 500 ml। फिर दूसरा क्या था, सामान्य अंतः सुरक्षित आयतन। कैसा सुरक्षित, सुरक्षित आयतन, अंतः सुरक्षित आयतन, सामान्य अंतः सुरक्षित आयतन, ठीक है। तो जब अंतः शोषण किए और उसके बाद और जितना बलपूर्वक कर सकते हैं उसी को बोलते हैं सामान्य अंतः सुरक्षित आयतन, और ये होता है 2500 से 3000 ml। कितना होता है, 2500 से 3000 ml। अगला चले आइए, सामान्य अवस्था में जो निःशोषण होता है, निःशोषण, उसी को निःशोषण सुरक्षित आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो निःसुरक्षित आयतन मतलब क्या हुआ, जितना हम सामान्य अवस्था में निःशोषण कर दिए और जितना बलपूर्वक कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, निःशोषण सुरक्षित आयतन, और ये होता है 1000 से 1100 ml। कितना होता है, 1000 से 1100 ml। अच्छा, अब है अगला लास्ट अवशिष्ट आयतन। क्या है, अवशिष्ट आयतन, ये होता है क्या, जब हम सामान्य अवस्था में श्वास छोड़ दिए, उसके बाद बलपूर्वक भी छोड़ दिए, अब जो फेफड़ा में बचा हुआ आयतन है उसी को बोलते हैं अवशिष्ट आयतन,
और ये होता है 1100 से 1200 ml होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फुफ्फुस आयतन के बारे में समझ में आया होगा। आगे अभी बताएंगे फुफ्फुस क्षमता के बारे में, ठीक है। तो अभी इसको उतार लीजिए, फिलहाल स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब जानेंगे फुफ्फुस क्षमताएं के बारे में। किसके बारे में? फुफ्फुस क्षमताएं के बारे में। तो फुफ्फुस क्षमताएं क्या होती है? तो अभी अभी हमने पढ़ा फुफ्फुस आयतन के बारे में। किसके बारे में? फुफ्फुस आयतन के बारे में। तो उसके बाद पढ़ना है फुफ्फुस क्षमता के बारे में। तो फुफ्फुस क्षमता क्या होता है? तो दो या दो से अधिक फुफ्फुस के आयतन को जोड़ करके फुफ्फुस क्षमता को निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? दो या दो से अधिक फुफ्फुस आयतन को जोड़ करके फुफ्फुस क्षमता को निकाला जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे फुफ्फुस क्षमता के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है अंतः श्वसन क्षमता। कैसा क्षमता? पहले सुनिए, नाम से पकड़िए, अंतः श्वसन क्षमता। तो अंतः श्वसन क्या होता है? श्वास को अंदर लेना। क्या होता है? श्वास को अंदर लेना। तो वही क्षमता को बोलते हैं अंतः श्वसन क्षमता। जैसे श्वास लेने की कुल क्षमता। कैसी क्षमता? श्वास लेने की कुल क्षमता। तो श्वास हम कैसे कैसे ले सकते हैं अभी बताइए। सबसे पहले तो सामान्य अवस्था हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद बलपूर्वक लेंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अंतः श्वसन क्षमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतः श्वसन क्षमता हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए IC बराबर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब अंतः श्वसन क्षमता। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? नॉर्मल ले लेंगे, TVI बोलते थे उसको। तो I नॉर्मल जितना लेंगे 500 ml, और फिर IR भी जितना बलपूर्वक लेते थे श्वास, उसी को तो IR भी बोलते हैं। जब दो फुफ्फुस के आयतन को जोड़ रहे हैं, जैसे TVI को जोड़ रहे हैं और IRV को जोड़ रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है? IC प्राप्त हो रहा। तो यही होता है फुफ्फुस क्षमता। क्या होता है? फुफ्फुस क्षमता। उसमें सबसे पहले है अंतः श्वसन क्षमता। तो श्वास को अंदर लेने की क्षमता, श्वास को अंदर लेने की क्षमता। तो कैसे कैसे हो सकता है? एक बार तो सामान्य अवस्था में लिए 500 ml, फिर जितना और बलपूर्वक ले सकते हैं, याद कीजिए कितना था? 2500 से 3000 ml। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? अंतः फुफ्फुस क्षमता। क्या आ जाएगा? अंतः फुफ्फुस क्षमता। ओके। अगला है निःश्वसन क्षमता। निःश्वसन मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। निःश्वसन मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। तो श्वास छोड़ने की कुल क्षमता क्या हो जाएगा? श्वास छोड़ने की कुल क्षमता। जैसे क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले सामान्य श्वास छोड़िए, फिर बलपूर्वक श्वास छोड़िए, ठीक है। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? श्वास छोड़ने की कुल क्षमता आ जाएगी, ठीक है। दो ही बार तो छोड़ रहे हैं, एक बार सामान्य अवस्था में छोड़ रहे हैं, एक बार बलपूर्वक छोड़ रहे हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो कुल छोड़ने की क्षमता हो जाएगा। तो श्वास छोड़ने की कुल क्षमता EC बराबर TVE। सबसे पहले सामान्य अवस्था में जितना छोड़े TVE हो गया, उसके बाद ER भी जितना बलपूर्वक छोड़े, यानी कि कितना छोड़ते थे? 1000 से 1100 ml, और ये कितना था? 500 ml। तो 500 ml नॉर्मल अवस्था में छोड़े, और फिर 1000 से 1100 ml कितना छोड़े? बलपूर्वक छोड़े। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? निःश्वसन क्षमता आ जाएगा। अगला देखिए क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। कैसा क्षमता? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। ये क्या होता है? क्रियाशील का मतलब क्या समझ में आ रहा है? काम में लगा हुआ है। जो किस में लगा हुआ है? काम में लगा हुआ है। और अवशिष्ट क्षमता मतलब बचा हुआ क्षमता। अवशिष्ट क्षमता मतलब बचा हुआ क्षमता। देखिए तो TVE के बाद, किसके बाद? TVE के बाद, इसका मतलब नॉर्मल श्वास छोड़ दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? TVE। उसके बाद फेफड़े में जो भी अभी तक हवा बचा हुआ है उसको बोलते हैं अवशिष्ट क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। क्या बोलते हैं? क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। जैसे नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, इसको बोलते हैं FRC। इसका फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी ये क्या होता है? TVE के बाद जितना फेफड़ा में बचा हुआ है, तो कौन कौन बचा हुआ है? जब TVE करते हैं तो क्या क्या बचा हुआ है? ER भी बचा हुआ है। मतलब जब नॉर्मल श्वास छोड़ दिए तो क्या और छोड़ सकते हैं? बलपूर्वक ये छोड़ सकते हैं। और बचा हुआ क्या है? और क्या बचा हुआ है? ये तो R भी हमेशा बचले रहता है। तो ये दोनों हवा अभी फेफड़ा में बचा हुआ है। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या आ जाता है? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्या आ जाता है? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। तो सबसे पहले क्या था? TVE के बाद तो नॉर्मल श्वास छोड़ दीजिए, हो गया। अब जो बचा हुआ है आयतन में, नॉर्मल श्वास छोड़ दिए, अब जो फेफड़ा में बचा हुआ है उसी को बोलते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता।
तो क्या क्या बचा हुआ है, दिमाग लगाइए। जब नॉर्मल छोड़ दिए तो बलपूर्वक छोड़ने वाला बचा हुआ है, और जो फेफड़े में निकल ही नहीं सकता वो बचा हुआ है। तो जब दोनों मिल गया तो क्या हो गया, क्रियाशील अवशेष क्षमता हो गया। आगे देखिए, जैव क्षमता, अगला क्या है, जैव क्षमता, और इसको बोलते हैं वीसी, विटल कैपेसिटी। ये क्या होता है, सामान्य अवस्था में तथा बलपूर्वक अंतः अवस्था के बाद, सामान्य अवस्था तथा बलपूर्वक अंतः अवस्था के बाद, अंतः श्वसन के बाद जितना हम श्वास ले सकते हैं, जितना हम श्वास, नहीं गलती हो गया, ठीक तो है। देखिए, सामान्य अवस्था में तथा बलपूर्वक, सामान्य अवस्था में तथा बलपूर्वक में जितना श्वास हम ले लिए मतलब अंतः श्वसन, उसके बाद जितना श्वास हम बाहर छोड़ सकते हैं निःश्वसन, उसको बोलेंगे क्या, वीसी यानी कि विटल कैपेसिटी। देखिए वीसी क्या होता है, सामान्य अवस्था में श्वास ले लीजिए अंतः श्वास तो TBI हो जाएगा, फिर और जितना ले सकते हैं उसको ले लीजिए तो IRV हो जाएगा। उसके बाद अब जितना श्वास हम बलपूर्वक छोड़ सकते हैं, जितना श्वास हम निःश्वसन कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, तो ERV मतलब एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। तो इन सभी को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, विटल कैपेसिटी आ जाता है। अगला देखिए, फेफड़ा की कुल क्षमता, फेफड़ा की कुल क्षमता। तो ये क्या हुआ, फेफड़ा की कुल क्षमता मतलब टोटल फेफड़ा में कितना वायु अट सकता है, पूरा फेफड़ा में वायु अटने की क्षमता, ठीक है। तो देखिए तो कैसे होता है, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद, कैसके बाद, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़े में पाए जाने वाले वायु की कुल मात्रा, फेफड़े में पाए जाने वाले वायु की कुल मात्रा, जैसे बलपूर्वक श्वास छोड़िए, हो गया। अब जो बचा हुआ है फेफड़े में वो क्या होता है, टीबी बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, जो नॉर्मल छोड़ सकते हैं वो बचा हुआ है। IRV मतलब जो ले सकते हैं वो बचा हुआ है। ERV का मतलब एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, जो सुरक्षित आयतन है वो बचा हुआ है। RV का मतलब ये तो कभी निकल ही नहीं सकता, ये बचा हुआ है। जब सबको जोड़ देते हैं, पिछले क्लास में 4 आयतन अभी बताए थे ना, फेफड़ा का 4 आयतन, कितना आयतन, फुफ्फुस आयतन 4 को बताए थे। जब सबको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, फुफ्फुस क्षमता से कहलाएगा। तो TB भी जोड़ दीजिए, IRV भी जोड़ दीजिए, ERV भी जोड़ दीजिए और RV भी तो जोड़ दीजिए। जब फेफड़े के सभी आयतन को जोड़ देंगे तो क्या पता चलेगा, फुफ्फुस की कुल क्षमताएं पता चलेगी। ओके, इसी को बोलते हैं TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। आगे देखिए क्या है, डेड स्पेस एयर वॉल्यूम। ये तो आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी जान लीजिए, डेड स्पेस एयर वॉल्यूम कितना होता है, 150 ml। कितना होता है, 150 ml। कैसे, जब हम नॉर्मल श्वास लेते हैं, ये देखिए फेफड़ा है, ठीक है, ये मान लीजिए फेफड़ा है, तो जब हम नॉर्मल श्वास लेते हैं तो कितना लेते हैं, 500 ml। कितना लेते हैं, 500 ml। और इसमें बहुत सारा नली होता है, तब जाता है कहाँ, कुपिका के पास। कहाँ जाता है, कुपिका के पास। तो जब नॉर्मल अवस्था में 500 लिए तो क्या पूरा का पूरा 500 ml इस कुपिका तक आ जाता है, नहीं, पूरा का पूरा 500 ml कुपिका तक नहीं आता है। तो जाता कहाँ है यार, तो ये जो नली है बहुत सारा, इसी नली में रह जाता है 150 ml। कितना ml रह जाता है, 150 ml। तो हम 500 लेवे किए थे, 150 ml नली में ही रह गया, तो कुपिका तक कितना पहुँचा भाई साहब, 350 ml पहुँचा होगा। कितना पहुँचा होगा, 350 ml पहुँचा होगा। नॉर्मल हम 500 लेते हैं, ये हमको पता है, और फिर 150 ml रह गया किस में, नली में, श्वास लेने की नली में रह गया, और 350 ml कहाँ पहुँच पाया, कुपिका के पास। 350 ml पहुँच पाया कुपिका के पास। इसका मतलब तो नली में 150 बच गया, 150 ml कहाँ बच गया, नली में। उसी को बोलते हैं डेड स्पेस एयर वॉल्यूम। कितना होता है, 150 ml। जो भी नली में बचा हुआ है वायु, उसी को बोलते हैं डेड स्पेस एयर वॉल्यूम। वो कोई काम का है, कोई काम का नहीं है, वो नली में बचा हुआ, कोई काम का नहीं है। आगे देखिए, RV मतलब रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। FRC मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। TLC मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी। इन तीनों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन तीनों को स्पायरोमीटर से नहीं मापा जा सकता। ये तीनों जो लिखा हुआ है, रेसिडुअल वॉल्यूम और FRC फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडिटी कैपेसिटी, और TLC मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी, इन तीनों को स्पायरोमीटर नाम के यंत्र से नहीं मापा जा सकता है। तो ये 2 मेन पॉइंट नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो आज हमने
फुफ्फुस आयतन और फुफ्फुस क्षमता के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके, तो इसी प्रकार से ये लेक्चर चलते रहेगा और आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। ओके, और शेयर भी करते रहें। जो फ्रेंड को आप दे सकते हैं, जिसको आपको लगता है कि नहीं इसको ज़रूरत है इस वीडियो का, उसको दीजिए, ठीक है ना। और पढ़िए, पढ़ने में क्या लग रहा है, आधा घंटा का तो लेक्चर ही होता है, लगभग 20-30 मिनट का। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। और एक समय ऐसा आएगा जब बोलिएगा कि वाह, चैप्टर तो पूरा ख़त्म हो गया है, मेरा 11 का पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, 12 पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।